Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Nasim Zulfikar. So welcome to the students once again. तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एनईडी राउंड 2 डे 1 के कुछ एमसीक्यूज़ अपलोड किए थे, तो अब कुछ और स्टूडेंट्स ने मुझे जो है वो क्वेश्चंस बताए हैं, तो मैंने सोचा कि वो भी पार्ट 2 के फॉर्म में जो है वो मैं यहाँ पर उसको शेयर कर दूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स कल टेस्ट देने वाले हैं 13 जुलाई को, तो उनको उनकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। ठीक है, जो 14 को देने वाले हैं टेस्ट, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद मुझे न्यू लग रहे हैं। ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि जिनको मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो वो एमसीक्यूज़ यहाँ पर सारे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इन एमसीक्यूज़ के पीडीएफ रिक्वायर हैं या फिर किसी भी एमसीक्यूज़ या तमाम सब्जेक्ट्स के पीडीएफ रिक्वायर हैं एनईडी के पास पेपर के ऑथेंटिक, तो फिर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये चाहिए वो एमसीक्यूज़ हैं। बच्चे तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ बताते हैं, तो ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि शायद मैंने पहले नहीं कराए हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में करा दूं। क्या पता मैंने कराए हों, मैं भूल चुका हूं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, और कोशिश करते हैं कि अगर आपके सारी वीडियोस मेरे वॉच कर चुके हैं तो इंशाल्लाह कोई भी जो है वो एमसीक्यूज़ इनमें से बाहर नहीं आएगा। और 99% जैसे स्टूडेंट्स रिव्यू दे रहे हैं कि 99% जो एमसीक्यूज़ हैं वो इन्हीं में से जो है वो बेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलें भाई, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि 1 क्लोरोप्रोपेन हैज़ डैश आइसोमर्स। तो देखें, सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के भी कराऊंगा इसी लेक्चर के एंड में, कि 1 क्लोरोप्रोपेन के दो क्या होते हैं। तो 1 क्लोरोप्रोपेन के दो हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, चेन आइसोमर, ये दोनों ही नहीं होंगे, बल्कि सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर एक होगा पोजीशन आइसोमर्स। तो उसके दो हमारे पास बेटा पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो 1 क्लोरोप्रोपेन के दो तो नहीं, सिर्फ क्लोरोप्रोपेन के हमारे पास दो हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन के तो नहीं, सिर्फ क्लोरोप्रोपेन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि एक हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन हो सकता है, Cl यहाँ आ गया, और दूसरा हमारे पास इस तरह से हो सकता है, तो ये हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। तो दो इसके हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स हैं, तो ये पोजीशन आइसोमर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव सेम डैश इन देयर ग्राउंड स्टेट। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जो होंगे उनका क्या सेम होगा अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो बेटा देखिए, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक ही ग्रुप के, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमेशा वो सेम आते हैं, तो उसके करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट। क्वेश्चन 3 है, मोस्ट नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द डैश ऑफ पीरियोडिक टेबल। ज़्यादातर नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के किस साइड पर मौजूद होते हैं। तो टॉप राइट साइड पर या अपर राइट साइड पर ज़्यादातर हमारे पास ये जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो अपर राइट साइड पे हमारे पास मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 है, ग्रुप 3A हैज़ डैश। ग्रुप 3A जो हमारे पास होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बोरॉन फैमिली। तो इनको बोरॉन फैमिली भी कहा जाता है। तो इसके क्या होती है, वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई एटॉमिक मास, हाई डेंसिटी। ठीक है, तो देखा जाए तो वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी तो इनकी नहीं होती है, बल्कि 1A 2A ग्रुप से ज़्यादा होती है। एटॉमिक मासेस तो हम नहीं कह सकते हैं कि हाई होती है, चूँकि वो तो तमाम ग्रुप में ही होती है। डेंसिटी जो है वो उनकी हाई रहती है 1A 2A ग्रुप के मुकाबले में, तो इसका सी ऑप्शन होना चाहिए, हाई डेंसिटी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, द पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट इज़ बेस्ड ऑन डैश। तो पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट है तो वो एटॉमिक नंबर पर बेस करती है, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बनाया गया पीरियोडिक टेबल को। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में क्या बात सही नहीं है। तो मॉलिक्यूलरिटी को यहाँ पर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, इट मे हैव ज़ीरो वैल्यू। तो ये तो ज़ीरो वैल्यू तो हो सकती है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। इट इज़ ऑलवेज़ अ होल नंबर, ये बात सही नहीं है कि इट इज़ ऑलवेज़ अ होल नंबर, चूँकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शनल भी होता है, वो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, जैसे कि हमारे पास हाफ ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, अल्कोहल्स एंड एसिटिक एसिड रिएक्शन इज डैश। अल्कोहल और एसिटिक एसिड साथ में रिएक्शन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो बेटा याद रखिए, जब भी हम अल्कोहल लेंगे और एसिटिक एसिड के रिएक्शन करेंगे, जैसे CH3COOH के रिएक्शन अगर हम किसी अल्कोहल से करते हैं, जैसे कि C2H5OH से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक एस्टर बनता है CH3COOC2H5, और उसके अलावा हमारे पास वाटर बनता है। तो चूँकि इस प्रोसेस में एस्टर बना है, तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है एस्टरिफिकेशन। बी ऑप्शन।
क्वेश्चन 8 है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डैश, किस में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा? तो देखिए NaCl में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि NaCl में हमारे पास जो बॉन्ड है सोडियम क्लोराइड में वो आयनिक है। CO2 हमारा नॉन पोलर होता है। और और जो वाटर की बात करें तो वाटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 लोन पेयर है, तो जिस पर लोन पेयर आता है तो वो हमारे पास जो है वो पोलर होता है। ठीक है, तो वाटर हमारे पास एक इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तभी उसको हम पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9 है मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डैश आइसोमर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर में स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन स्पेस के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होती है। क्वेश्चन 10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट इज डैश। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, दिस इज़ 1s2 2s2 और 2px 2py 2pz। तो वैसे तो 1 इलेक्ट्रॉन px पर होता है, 1 py पर होता है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट पे बात की जाती है तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है हमारे पास? ये 2pz पर चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट पे, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 इट इज़ नॉट ईजी टू अटैक अ बल्कि अल्काइल ग्रुप बिकॉज ऑफ डैश बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। बल्कि अल्काइल ग्रुप पर अटैक करना आसान नहीं होता। जैसे हमारे पास एक कार्बन है, उसके 3 तरफ हमारे पास रेडिकल हैं, और फिर यहाँ पर हमारे पास एक तरफ हैलोजन है। अब इस पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा, अब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो इतनी ईजिली अटैक नहीं कर सकेगा, चूँकि ये जो कार्बन हमारे पास होगा, ये अल्फ़ा कार्बन, इसके चारों तरफ हमारे पास जो है ना बल्कि मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पर अटैक करना जो है वो मुश्किल होगा। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज स्टेरिक हिंड्रेंस। इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। हिंड्रेंस के मतलब होते हैं रुकावट। तो जब मॉलिक्यूल रुकावट का बायस बनते हैं, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। क्वेश्चन 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस के बारे में क्या बात सही है? तो पहला है कोरोजन इज़ अ फिजिकल चेंज। कोरोजन फिजिकल चेंज नहीं होता। बी ए कोरोजन इज़ अ केमिकल चेंज, ये सही है, चूँकि कोरोजन एक केमिकल चेंज होता है। सी ए प्लेटिंग ऑफ आयरन ऑन जिंक, ये भी रिवर्स लिखा हुआ है, चूँकि इसमें हम जिंक को आयरन के ऊपर प्लेट करते हैं, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। क्वेश्चन 13 है इन द सेकंड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है? मेटेलिक कैरेक्टर हमारे पास डिक्रीज हो रहा होता है। अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन ऑफ दिस। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो हमारे पास बढ़ रहा होता है। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों ही लेफ्ट से राइट पर हमारे पास डिक्रीज होती है। तो इसका तो 2 ऑप्शन करेक्ट है, मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आई डोंट नो कि इसका करेक्ट ऑप्शन अगर इन्हीं अगर इनके साथ आया हो ऑप्शंस के साथ, क्योंकि जब हम लेफ़्ट से राइट जब जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर और जो है वो उसके अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों ही इंक्रीज़ होती है। तो आई डोंट नो कि इसमें से शायद कोई एक ऑप्शन होगा, दोनों नहीं होगा। क्वेश्चन 14 है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन एक्टिनाइड सीरीज़। तो अक्सर बच्चे इसका 14 लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसका 15 लगाना है, क्योंकि वैसे तो 14 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो एक्टिना में एक एलिमेंट होता है AC, उसको भी उन 14 एलिमेंट्स में जब प्लस कर दे तो टोटल 15 एलिमेंट हमारे पास बनते हैं। क्वेश्चन 15 है ब्लीचिंग एक्शन इन ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। ब्लीचिंग पाउडर जो हमारे पास होता है इसका फार्मूला होता है CaOCl, उसके बाद फिर Cl। तो ये जो यहाँ पर आपको OCl दिखता है, ठीक है, ये जो OCl दिखता है इसकी वजह से ब्लीचिंग एक्शन हमारे पास होती है। तो ए ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा OCl, जो हाइपोक्लोराइट इसको हम कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोराइट आइन, यही ब्लीचिंग एक्शन करता है, ठीक है। क्वेश्चन 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हाईएस्ट रेट ऑफ इफ्यूजन। तो ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें बात करेंगे, हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी के हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कम होगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन जो सबसे हल्की गैस होगी, सबसे हल्की गैस इन तीनों में से हमारे पास हीलियम है, He। क्वेश्चन 17 है n = 3 फॉर विच एलिमेंट। n = 3 किस एलिमेंट के लिए होगा? n = 3, n से मुराद यहाँ पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 किसके लिए होगी? जिसके पास तीन शेल या थर्ड शेल जिसके पास मौजूद होगा। तो बोरॉन का ताल्लुक सेकंड पीरियड से है, ऑक्सीजन का ताल्लुक सेकंड पीरियड से है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सिलिकॉन।
ये हमारे पास जो है वो थर्ड पीरियड से ताल्लुक़ रखेगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 18 है, एन एलिमेंट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एट ग्राउंड स्टेट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डैश। एक एलिमेंट है जिसके 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p5, चूँकि 5 और 2 को जब प्लस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, तो ये 7 ग्रुप से ताल्लुक़ रखेगा एलिमेंट जो भी होगा। क्वेश्चन 19 है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डैश। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किस में होगा बेटा? वो NaCl में होगा, सोडियम क्लोराइड में। चूँकि NaCl में हमारे पास जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। Hi और HF में कोवलेंट बॉन्ड है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता। इसके बाद 20 है, सीमेंट हैज़ मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ। ये मैंने इसे पिछली वीडियो में भी बताया आपको कि सीमेंट में सबसे ज़्यादा हमारे पास लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में अगर Ca होगा तो वो लगा देंगे। क्वेश्चन 21 है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, अगर एग्जैक्ट इसी तरह से रिएक्शन है ना तो रेट ऑफ रिएक्शन इन सब पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसनट्रेशन। हाँ, अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ होती, तो आई थिंक यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन था। आई थिंक कि यहाँ पर जो मिसिंग हो गया NAD के एंटी टेस्ट में कि शायद यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसनट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो मुझे नहीं पता ये सवाल किस तरह से आस्क किया गया। क्वेश्चन 22, इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सॉलिड टू गैस विच शुड नॉट बी डन। एक सॉलिड जो है वो गैस बन रहा है, तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया जा सकता? मिसाल के तौर पे अगर सॉलिड है, सब्लिमेशन का प्रोसेस है, तो क्या नहीं कर सकते? तो कूल डाउन रिएक्शन। तो रिएक्शन को कूल डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सॉलिड का गैस बनने का जो अमल हमारे पास ही एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा? हीट एनर्जी हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अगर कूल डाउन करेंगे तो सूरत में रिएक्शन बैच हो जाएगा और सॉलिड गैस में तेज़ी से नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है। 23, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किससे कहते हैं? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है? C2H5 MgBr। तो दिस इज एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 24, एक्वा रिजिया इज़ यूज टू डिजॉल्व डैश। एक्वा रिजिया किसको डिजॉल्व करता है भाई? तो एक्वा रिजिया गोल्ड को डिजॉल्व करता है, ये सब हम जानते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रॉयल वाटर। एक्वा रिजिया ये गोल्ड को डिजॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 25 है, हाईएस्ट हाइड्रोजन एटम इन एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम किसके एटमॉस्फेयर में मौजूद है? अच्छा, यहाँ पर भी देखो कन्फ्यूजन है, क्योंकि सन भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, अगर ऑप्शन यही आए हैं तो। क्योंकि स्टार, सन इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ स्टार, तो हर स्टार में हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ही होती है, चाहे वो सन हो चाहे वो स्टार हो, बस ये अर्थ नहीं हो सकता। तो आई डोंट नो कि इसके ऑप्शंस क्या थे, अदरवाइज़ यही ऑप्शंस थे, तो इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, A और C। क्वेश्चन 26 है, मोनोमर्स ऑफ बेकेलाइट आर डैश। बेकेलाइट के मोनोमर्स क्या होते हैं? अब आपको पता है बेकेलाइट दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक फिनॉल होता है और एक फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, तो इससे हमारे पास बनता है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट एक पॉलीमर है जिसके ये दो मोनोमर्स हमारे पास होते हैं। अब देखें यहाँ पर इसमें जो भी ऑप्शन है जो स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड एंड मिथानॉल है, मीथेन एंड फॉर्मल्डिहाइड है, इथानॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में एक मसला रहता है बेकेलाइट के मोनोमर्स के बारे में, कि शायद फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का आंसर नहीं दिया होता। तो सूरत में फिर हमें यही करना होगा कि हम A ऑप्शन टिक कर लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड एंड मिथानॉल जो लगा होगा, क्योंकि ऑप्शंस तो स्टूडेंट ने कहा मुझे कि ये कोई भी करेक्ट ऑप्शन गिवन नहीं था। तो ये रहता है मसला, और ये अक्सर स्टूडेंट्स के पास ही MCQs आ जाता है, तो उसमें आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मार्क कर लेना है। क्वेश्चन 27 है, लॉन्ग चेन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड्स हैव जनरल फार्मूला डैश। कीटोन्स और एल्डिहाइड के जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? अब अगर हम सिंपल देख लें, जैसे HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास जैसे फॉर्म एल्डिहाइड आ गया तो ये हो गया CH2O। तो कार्बन N है, हाइड्रोजन उसके बाद फिर 2N है, फिर हमारे पास O है। इसी तरह से ये CnH2nO, ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। तो बेटा ये 27 MCQs मुझे यहाँ पर मिले थे पार्ट 2 के अंदर, तो मैंने सोचा ये MCQs आपसे शेयर करूँ। इंग्लिश के भी कुछ MCQs पता लगे तो इसका भी पार्ट 2 मैं आपको करा देता हूँ, डाउन टू डे 1 का। एक सिनोनियम, बॉयज का सिनोनियम लिखना था, तो इसका सिनोनियम होगा हार्ट एंड। ये शायद पैसेज में भी ये है बैटल ऑफ चांसलर्सविल के, और ये यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, अलग से सिनोनियम भी शायद इसका आया है। क्वेश्चन 2 है, पीपल अंडर 14 ईयर्स आर नॉट डैश टू वोट।
तो ये हो जाएगा पीपल अंडर 18 ईयर्स आर नॉट ओल्ड इनफ टू वोट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ओल्ड इनफ। थर्ड है फ्रैंकलिन वॉज स्टॉप्ड बिकॉज द अपोजिशन सेड ही वॉज डैश। फ्रैंकलिन को रोक दिया गया चूँकि अपोजिशन ने कहा कि दैट ही वॉज टू, अच्छा ये टू ओल्ड है, टू ओल्ड, वेरी ओल्ड, मच ओल्ड, दैट ही वॉज टू ओल्ड होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 4 है दे डैश 4 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। दे हैव ओनली 4 आवर्स, दे हैव सम 4 आवर्स। तो देखें सी तो नहीं होगा, हैव सम। दे हैव ओनली 4 आवर्स, दे ओनली हैव 4 आवर्स, इस तरह से होगा ये। दे ओनली हैव 4 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। इसके बाद क्वेश्चन 5 का स्पॉटिंग एरर एक है कि आई हैव लिव्ड इन कनाडा सिंस 10 ईयर्स। तो यहाँ पर ये एरर डिटेक्शन में यहाँ पर सिंस में गलती है, सिंस की जगह पर 4 होना चाहिए, चूँकि जो 10 ईयर्स आ गया ये हमारे पास क्या बेटा, दिस इज़ पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग, फॉर लगाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सारे MCQs हमारे पास जो है वो हो गए। तो जो पार्ट 2 जो मैंने बनाया अराउंड टू डे 1 का 2025 के लिए, अगर आपको मेरे पास पेपर्स रिक्वायर हैं NED के, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको तमाम NED के पास पेपर जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, जो 100% ऑथेंटिक होंगे, जिससे आपके NED के टेस्ट में 90+ मार्क्स गेट करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। कल के टेस्ट के लिए, परसों के टेस्ट के लिए इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स फुल मार्क्स गेट करेंगे, स्पेशली केमिस्ट्री इंग्लिश में जो मैं टीच करता हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।